अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2024-25 का बजट कल पेश कर दिया गया और अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त देख रहे हैं कि परेशानी है, लोग परेशान हैं, स्टेक होल्डर्स परेशान हैं और आलम यह है कि बजट इजलास से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बुलैवल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी बाकायदा अपने खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो ये अगर सियासी तौर पे देखें तो ये कि मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए क्या ये इसको सेटबैक माना जाएगा, या उनको अगर यकीन दहानियाँ कराई गई हैं तो वो किस तरह की हैं, और सारी चीज़ों पर मैं इस वक्त बात करूँगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स जनाब कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये आप खुद भी बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और एक अरसे दराज से आप हमारे प्रोग्राम में इकॉनमी के ऊपर बात करते हुए आए हैं। ये बताइए आप खुद इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं सर? रहीम, यकीन जानिए कि मैं इस बजट को बड़ा करीब से मैंने देखा है और ये इसमें ये नहीं कि मुश्किलात नहीं है, वो तो हमारे हालात मुल्क के हैं, उसमें काफ़ी दुश्वार है, उसमें मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहता था कि टैक्स जो है यानी अमीर तबके को टैक्स लगे। मेरी हर आपके भी जो प्रोग्राम में मैं आता रहा हूँ, हालांकि आपको पता है कि मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ भी कराची और फैसलाबाद। तो मसला ये देखिए, इसमें ज्यादातर टैक्स जो है वो इनकम टैक्स को बढ़ाया गया टैक्स। हम इस साल जो वसूल हुआ है ना, 9,200 अरब रुपए तवक्को है कि वसूल हो, और अगले साल हम 12,900 अरब रुपए का टैक्स रख रहे हैं FBR का, जो तकरीबन 3,700 अरब ज्यादा है, जो 40% है। लेकिन 40% कभी भी इससे पहले टैक्स रेवेन्यू में FBR के इजाफा नहीं हुआ। मेरा भी कोई पता नहीं 3 दहाई ज्यादा डायरेक्टली मैं इनसे इन्वॉल्व रहा हूँ इस बजट में। तो ये लगा उन पे तबकों पे लगा है जो कि पे कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई सेल टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इनडायरेक्ट जो सर देखें सर सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ ये जो बजट है इसमें फोकस, और चूंकि हमारे लेंडर्स IMF का भी फोकस जो है वो टैक्स रेवेन्यू को किस तरीके से बढ़ाया जाए, रादर के पाकिस्तान का ग्रोथ जो है वो किस तरीके से आगे चले, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से ज़्यादा बढ़े, लोगों के लिए ईज ऑफ जो है वो कितनी ज़्यादा हो। तो हमारा फोकस ही एक जो है वो टैक्स रेवेन्यू के ऊपर है। तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? लोग, आपकी अपनी एसोसिएशन के कारोबारी जो लोग हैं आपकी बिरादरी के, वो कह रहे हैं कि इस वक्त कारोबार करना मुश्किल हो गया है और जो थोड़ा बहुत भी था वो ये टैक्सों की नज़र हो रहा है। मेरी बिरादरी वाले तो मैं उनको कहता हूँ ना, वो तो हर वक्त यही कहेंगे, उनको जितना भी प्रॉफिट हो जाए ना, आप भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मुश्किल नहीं हुई, ठीक है, 22% उन पे रेट था, हमारा मार्कअप या पॉलिसी रेट 22% था, उससे बैंक चार्ज करते थे। तो 1.5% जो कम हुआ है उससे खुश होना चाहिए ना कि हमने कम करना शुरू कर दिए, और भी पॉलिसी रेट कम होगा। ये मैं अपनी बिरादरी को ये यकीन दिलाता हूँ कि उनका मेन 2 मुतालबे हैं हमारी बिरादरी के। एक तो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक का रेट वो कम हो, और बिजली के रेट जो एनर्जी के रेट है वो कम। बिल्कुल जायज मुतालबे हैं, उसमें कोई हम, और ये कम देखिए ना हुआ 4 साल बाद 22% से 1.5% यानी 150 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो कम हुए हमारे पॉलिसी रेट में। तो इससे आज देख लीजिए स्टॉक एक्सचेंज आज इसमें 3,000 इंडेक्स बढ़ गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सर स्टॉक मार्केट को सर कम से कम को तो आप इसमें ना लेके जनाब, हमारा मुल्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो 3,000 पॉइंट्स मार्केट बढ़ गई। नहीं, आप कहते हो स्टॉक, मैं समझता हूँ 100 में से 90 नंबर ही यही है, ठीक है। इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा। आप एक तरफ तो इंडस्ट्री के मुश्किलात कर रहे थे। यकम जुलाई से जब CBT वो जो पीरियड कम हुआ है ना सर, उनके ऊपर जो बार था वो खत्म हुआ। जब पर यकम जुलाई से CBT लगेगा, फिर स्टॉक वालों को भी हम देखेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल रहती है। एनीवे आगे नहीं लगेगा जुलाई से, मतलब कोई हम नया जो फर्ज करेगा ना, पिछले तो जो भी किसी ने शेयर खरीदे हुए हैं वही लगेगा, जो पहले 12% जो लग रहा था
या अब जो कोई नया आज परचेज करेगा वो समझ के करेगा, और कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आप अंदाजा कर लीजिए ना, पहली बात तो ये माने कि पाकिस्तान की तारीख में आज जो रेट बढ़ा है कभी नहीं हुआ। पहली बात तो ये एक्नॉलेज कर लें, जो हकीकत है इसमें से दो राय हो नहीं सकती ना, ये हकीकत है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये प्रॉफिट कहाँ से, ये क्यों बढ़ता है? जब लोगों की तवक्को होती है कि इंडस्ट्री पे प्रॉफिट होंगे, उनकी बॉटम लाइन बेहतर होगी, तो तभी बढ़ता है ना स्टॉक का ये रेट। तो ये हाईएस्ट ऑलरेडी हमारी मार्केट भी पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट, एक तो बड़ा आज हाईएस्ट, और दूसरा ओवरऑल जो मार्केट है वो 70,000 के करीब चले हो सर, गई। सर ठीक है, तो सर आपकी थॉट्स हैं कैपिटल मार्केट्स को लेकर? इंडस्ट्री वाले इतने घबराए नहीं, इंडस्ट्री वाले को तो पाकिस्तान में सर वो बजट से पहले घबराए हुए थे। वो 150 जो बेसिस पॉइंट कम हुआ उस दिन मार्केट 600 पॉइंट गिर गई है। असल तो उनको एंजॉय उस वक्त करना चाहिए था, वो परेशान अभी भी हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि बिलावल भुट्टो जो है सर, बजट में एक हिकमत अमली तय होती है कि हुकूमत किस तरीके से जो ऑपोजिशन से निपटेगी असेंबली हॉल के अंदर बजट पेश करने में। यहां तो आप शुरू में अंदर गए नहीं, बिलावल साहब जो हैं उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया। जो पीडीएम की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया था और भारी पत्थर चूमना पड़ा था नून लीग को, तो क्या आज हालात वही आपको लग रहे हैं? पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा फासला कर रही है इन पॉलिसीज पे, इन बजट पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने मैंडेट दिए ना, मैं खुद, आपको पता है कि कोई 7 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका। जो हमें मैंडेट पाकिस्तान के ने दिया है वो 3 पार्टियों को दिए, स्प्लिट मैंडेट है, किसी एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। हम 2 पार्टियों को तो आपस में मिलना है, मिलके ही काम करना है, अदरवाइज तो ये फिर नए इलेक्शन की तरफ चले जाएगी, अभी मुमकिन नहीं है। रोज रोज हम इलेक्शन तो नहीं करवा सकते ना इतने बड़े। इस मैंडेट को तस्लीम करते हुए हमें मिलके चलना है। हाँ, पीपल पार्टी को हम बिल्कुल साथ लेंगे, वो हमारे साथ मिलके ही हमारी हुकूमत बनी हुई। पीपल पार्टी हमारे साथ शामिल है, जो उनको अगर कोई इख्तलाफात हैं या कोई पॉइंट ऑफ व्यू उनका डिफरेंट है, वो हम उनसे डिस्कस करेंगे। आज देखे प्राइम मिनिस्टर साहब फजल रहमान साहब मौलाना के पास चले गए खुद जाके। तो हम तो बिलीव करते हैं, हमारी पार्टी, जब हम अपोजिशन में थे ना, तो पीटीआई को 2014 से लेके 16 तक और भी असेंबली में हम ये कहते रहे कि आइए मिलके चलें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। हम तो अपोजिशन में, अलग है, कहा तो ये कि हुकूमत इनिशिएटिव लेती है, लेकिन हमने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हम तैयार हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मुल्क के मफाद यही है कि बेहतर हो। सर अब ये बताइए, आप एज यू सेड कि स्प्लिट मैंडेट है, आप एक तरफ स्प्लिट मैंडेट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो जोर दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, सारे जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, पीआईए समेत दीगर इदारे, इनको बेचा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस हैं, तो जो 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, तो आगे चल के हम क्या समझें? ये मामला फिर वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करना होगा इसके ऊपर? जी देखिए, मैंने तो आपको पहले किया कि कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी किसी की पास भी नहीं, तो किसी दूसरी पार्टी को साथ मिला के चलना है। हुर्रियत यही है उसके, हम उनको बिल्कुल उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये तो बजट अभी पेश हुआ है, बजट में डिस्कस होकर इसमें तब्दीली हो सकती है, होती रही है, कोई पहली बार तो नहीं है। हमने सरकार मफाद में काम, ये तो काम नहीं हो सकता, ये हुकूमत कोई भी नहीं चल सकती क्योंकि अक्सरियत किसी के पास नहीं है। और ये कल नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब, उनके जो सलवर्ट हैं, वो वहां बैठे थे हमारे साथ असेंबली में, और उनकी राय जो है उसको फोकियत दी जाती है। वो हमारे साथ पार्टनर हैं, और उनकी और हमारी फाउंडेशन पे उनको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ लॉज मेकिंग नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें तस्वीर कर दूं, हमने ये फैसला किया है कि जो प्रॉफिट भी दे रहे हैं और जो समझते हैं हम कि वो ज्यादा, मतलब ये थॉट है ना कि हुकूमत कारोबार से निकल जाएगी, हुकूमत कारोबार से निकल जाएगी, बिजनेस से निकल जाएगी हुकूमत। हमसे नहीं हो सका ना, 1000 अरब रुपए हम सालाना घाटा करें, कौन सा कारोबार चले? आप खुद कारोबार से बड़े करीब है, मुझे पता है। 1000 अरब रुपए सालाना घाटा हो, तो अगर मैं अपने किसी के, अपने भाई को या अपने बेटे को कारोबार के कोई दूंगा इक्विटी के लिए, तो उससे पूछूंगा ना साल बाद कि भाई आपने क्या रिजल्ट। ठीक है, 1000 रुपए घाटा हो रहा, हम अफोर्ड कर सके। हुकूमत के पास वसाइल हैं, हम तो निकलना चाह रहे हैं, हुकूमत का ही नहीं।
बिजनेस करना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स जनाब कैसर अहमद शेख साहब। और ये बजट, अब ज़ाहिर के पॉलिटिकल डायमेंशंस बहुत हैं। बजट तो अभी पेश हुआ है, तजावीज़ आई हैं, ये मंजूरी, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत कुछ तय होना है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा देखेंगे पीपल्स पार्टी के कैंप में इस बजट को किस तरह से लिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के। बदर साहब, हमेशा होता ये है कि मिलकर एक हिकमत अमली तय की जाती है बजट इजलास से कबल कि अपोजिशन से किस तरीके से निपटा जाएगा, लेकिन कल सूरत हाल ये थी कि इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका ये गिला कि उसको मुशावरत में शामिल नहीं किया गया और एहतिजाजन बिलावल भुट्टो जो हैं वो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। ये इस कोलिशन गवर्नमेंट का पहला बजट था, क्यों शरीक नहीं हुए और इससे क्या समझा जाए कि क्या इख्तलाफात हैं बजट को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब बजट इजलास में जाना हो तो गवर्नमेंट को अपनी एलाइज से, खास तौर पे जिनके वोटों से हुकूमत बनी है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे मुशावरत करनी चाहिए, उनके साथ प्रपोजल डिस्कस करनी चाहिए और उनकी जो सजेशंस हैं उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और ये एक ट्रेडिशन चलती आ रही है पार्लियामेंट के अंदर कि हमेशा से आप ऑपोजिशन के साथ भी बातचीत करते हैं और गवर्नमेंट के अंदर जो सपोर्टर्स होते हैं, जो एलाइज होते हैं, उनके साथ भी बातचीत होती है। इस दफा नई चीज ये हुई है कि हुकूमत ने बजट जो है वो कैबिनेट से अप्रूव किया और बजट को जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उसकी लीडरशिप की बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, बहुत सारी चीजें थी जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया, जिनमें मुशावरत में लेना चाहिए था वो ही नहीं लिया गया। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात थी। तो उसके ऊपर आप देखें कि लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ने बजट सेशन में प्रेजेंस भी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप अगर माइनस कर दें, बिलावल भुट्टो को अगर माइनस कर दें तो फिर मेरे ख्याल से वो वेटेज नहीं रहता किसी की भी शिरकत करने का। बात सारी है कि किन उमूर के ऊपर इख्तलाफ था। पीएसडीपी फंड के हवाले से बात कही जा रही है और उस पर तारीखी फंड जो है इस वक्त कहा जा रहा है 15,000 अरब का, एक ऐसी चीज जो इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजिकल स्पेस आपके पास नहीं है। 1500 अरब रुपए का आप पीएसडीपी लेकर आ रहे हैं और होगा क्या, वही एमएनए एमपीएस के जो फंड्स हैं वो वहां पर लगेंगे, जो पॉलिटिकल फंड्स हैं वो होंगे, जो करप्शन जिसके अंदर होती है वो सारे रास्ते खुले रहेंगे। इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जाता बदर साहब? देखिए, हमें ऐसा कोई फंड नहीं चाहिए जो करप्शन को जन्म देता हो या कोई इस तरह का मामला हो जिससे पाकिस्तान के ओवरऑल जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर बोझ पड़ता हो। हमें जो मेन चीज है, कंसर्न है, एक हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था जब सैलाब आया था सिंध में कि उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, जैसे इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अंदर प्रॉमिस किया था कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। उस कंट्रीब्यूशन को 21 लाख घरों को कम के लिए जो है और इस तरह के जो सैलाब ज़दगान को सपोर्ट करने के लिए फंड है, उसको तो जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको तो पूरा करें। हम तो कोई डेवलपमेंट एमएनएज या उनके हवाले से पैसे मांग ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं जो सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान थे, 21 लाख लोगों के घरों को कंप्लीट करने के हवाले से मामला थे, उसको करें। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर, ये इंटीमेशन बजट सेशन से उससे पहले जब भी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं कि जो मईशत के जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम की तमाम फेडरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो अब रीति खत्म हो गई कि किसी को साथ बिठा के उनसे मुशावरत करें, उनकी बजट तजावीज़ जो है, उनकी रिकमेंडेशंस जो है उनको गौर किया जाए। ये तो आपका पूरा का पूरा बजट ही IMF की डायरेक्शंस के ऊपर है, उनके डायरेक्टिव्स के ऊपर है, जो अब तक चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। ये स्ट्रॉन्ग एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है हुकूमत की इन मुआशी पॉलिसी से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब PDM की गवर्नमेंट थी और उस वक्त मुश्किल फैसले थे, उस वक्त डिस्टेंस किया था पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नून लीग से।
देखिए, असल बात ये है इमरान साहब, जैसे आपने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह बहुत सारी लोकल एसोसिएशंस और इंडस्ट्रीज और जो है डिफरेंट सेक्टर्स के साथ भी उनकी जो एसोसिएशंस बनी होती है, उनके साथ बजट के प्रपोजल्स और उनकी सजेशंस मांगी जाती हैं, और बजट बनाने से पहले उनकी बहुत सारी कंसिडरेशंस, जो सजेशंस हैं, उनकी कंसिडरेशन को ज़हन में रखा जाता है। और इसमें कोई तो राय नहीं कि IMF की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी जो है चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए था बजट में। लेकिन आप अपने जो अलाइज हैं, जो आपके साथ पार्टी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी है, आप उनकी सूबे में, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उनकी लीडरशिप वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, उनको तो आपको कंसिडरेशन में लाना चाहिए था, उनकी सजेशन लेनी चाहिए थी, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। आपने तो इतना भी नहीं समझा कि आप उनसे मुशावरत करें, और सारा कुछ प्रेजेंट करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी चीज है आप आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो तरीकाकार है ये ठीक नहीं था। हमें हमारे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, हमारे साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, या उनकी बनाई हुई किसी टीम को या नॉमिनेट करना चाहिए था, ताकि बजट बनाने और बजट पास करने में रुकावटें ना, क्योंकि एक बात को ज़हन में रखें कि ये हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है, और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही ये जो है बजट पास होगा। अदरवाइज मुश्किल है हुकूमत अकेले इस बजट को पास कराए। तो हमारी तो सिर्फ इतना है कि ये देयर इज नो ब्लैकमेलिंग, नो थ्रेट, नथिंग, कि हम ये चाहते हैं कि जब हमने हुकूमत बनाने में पार्लिमानी निजाम को, जमहूरियत को, ठीक है सर, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो इसहाक डार साहब वजीर खजाना बिलावल भुट्टो को मनाने गए, तो वहां किस बात पे फिर माने, ऐसी क्या यकीन दहानियां कराई गई, और फिर बिलावल साहब, इसहाक डार साहब कहते हैं कि बहुत जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे। देखिए, बिलावल साहब ने उनको यही कहा है कि जो चीजें आप कर रहे हैं बजट में, जो आपने हमारे साथ प्रोमिसेस किए हुए सिंध के में सैलाब ज़दगान के हवाले से जो मेन कंसर्न है उसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा तो जो चीजें हैं, सूबों की कंसिडरेशंस है और सूबों के जो राइट्स हैं उसको पूरा, तो यानी आप कह रहे हैं कि सारा जो मेन फोकस है वो जो सैलाब मुतासरीन है उनके हवाले से था। अच्छा, एक चीज़ और, कल वज़ीर ख़जाना जो हैं वो एक बार फिर उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए पॉलिसीज़ फराहम करना है, कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है। और उसके बाद जितना रैपिडली इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है PIA के हवाले से और दीगर इदारों के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2/3 की अक्सरियत वाली ये हुकूमत नहीं है जो ये चाहे, या कोई भी सिंगल पार्टी अगर चाहे तो वो ये काम कर ले। आगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप होने देंगे? क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का प्राइवेटाइजेशन पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 दफ़ा कहा है कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और जितने भी हुकूमती इदारे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करें, लेकिन आप हुकूमती एसेट्स को सेल ना करें। जब आप मैनेजमेंट देते हैं किसी प्राइवेट इदारे को, प्राइवेट लोगों को, उस पार्टनरशिप के तहत वो इदारा जो है प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल जो है वो इदारा बन जाता है। और आप सर कोई बड़ी मिसाल बता दें, सिंध के अंदर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी मिसाल बता दें क्या कि ये जो आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जिस तरह से लोग आगे आए हैं, आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि स्टील मिल को आप वैसे चला लेंगे, PIA को आप वैसे चला लेंगे, पाकिस्तान रेलवे को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चला लेंगे? देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस बिजनेस कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं और फ्लरिश कर सकती हैं, तो PIA के तो रूट्स और PIA के पास तो बहुत ज्यादा ज़राए वसाइल हैं सर। लेकिन अगर इस मुल्क में एयरलाइन चल रही है प्राइवेटली तो वो बिजनेस के लोग ही चला रहे हैं, वो बिजनेस करने वाले, धंधा कारोबार करने वाले लोग ही चला रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का अमल दखल उस तरह से नहीं है। मैं इसके अंदर यही आपको बात कह रहा हूं
कि अगर एक प्राइवेट धंधा करने वाले लोग एक अपनी जाती एयरलाइन चला सकते हैं और पाकिस्तान एयरलाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफियाज और कार्टेल की सूरत में हुकूमतों में बैठते हैं और हुकूमती एसेट्स के ऊपर काबज होना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों से हमें बचना है। क्योंकि आज देखें आप, SNGPL उठा के देखें, SSGC उठा के देखें, पीको उठा के देखें, PIA उठा के देखें और दीगर देखें, कौन ऐसे इदारे हैं हुकूमत के ये स्टॉक मार्केट में जाके जो शेयर खरीदते जा रहे हैं जिन्होंने नजर रखी हुई है इन इदारों के ऊपर कब्जा हासिल सर। करने इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सियासी जमातों के लेबर यूनियंस भी हैं, विंग्स भी हैं, जो एक बहुत अहम किरदार है इन इदारों को डिबोने में। आप जरा मुझसे ज़्यादा आप काबिल हैं, आपने स्टडी किया होगा इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जो है वो इसलिए जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे पास डॉलर्स आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे यहाँ बड़ा क्राइसिस है। तो हम आप अपने और दीगर सेक्टर के हवाले से बात करें, टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से बात करें, तो आपको प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड इन टर्म ऑफ डॉलर चाहिए। लोकली अगर आप जनरेट करेंगे तो रुपया जनरेट करेंगे। जुल्फिकार साहब। इमरान साहब, हमारे पास यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर है उसके पास बाहर से ज्यादा पैसा मौजूद है। क्यों नहीं हम CPEC के इर्द गिर्द यहाँ पे हर 25 किलोमीटर पे इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, और जो जितना बड़ा इंपोर्टर यहाँ पे मौजूद है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, उनको वहां पे पब्लिक पार्टनरशिप पे जमीनें दें, फेडरल गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बने, सूबाई गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बने, और उसको क्या आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें उसी आइटम की जो इंपोर्ट कर रहे हैं सालों से, क्योंकि वो इंपोर्टर इंपोर्ट तो कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा। ओके, अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट सर, मैं जाती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है। जाते जाते मुझे बता दीजिए, बड़ा बात की जा रही थी कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत ज्वाइन कर लेगी। इसके ऊपर आप मुझे बताइए कि क्या व्यू है अभी पीपल्स पार्टी का? आप जा रहे हैं हुकूमत ज्वाइन करने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर अभी तक कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि हुकूमत ज्वाइन करे। बस ये डिसीजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने CEC की मुशावरत के बाद लिया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अभी तक इसमें कोई चांसेस या कोई चीज नजर नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को ज्वाइन करे और कैबिनेट का हिस्सा बने। क्या सराहियां चल रही हैं, कल को कोई हालात बेहतर होते हैं तो फिर सोचा जा सकता है। सियासत नाम ही मुमकिनात का है, सियासत नाम ही मुमकिनात का है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। तर्जुमान बिलावल भुट्टो हमारे साथ मौजूद थे, और कल बजट में जो कुछ हुआ और क्या नुक्ता नज़र है इस वक्त पीपल्स पार्टी का, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया। उसमें पाकिस्तानी यहाँ बैठ के तो इस वक्त, और स्पेशली जो सैलरीड क्लास है, फिर और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, परेशानी लाहिक है, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस है नहीं कि किसी को वो रिलीफ दे। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और इस सिमत को कि जिस पे औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है वो पाकिस्तान को लेके जाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर उनका क्या व्यू है। हमें ज्वाइन किया है हामिद अल मशरक़ी साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आप लोग किस तरह से देख रहे हैं वहां बैठकर? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि बजट में ओवरसीज के लिए किसी भी तरह का कोई रिलीफ है या कोई भी खुशखबरी है, बल्कि बदकिस्मती से ये भी तजवीज़ नजर आई है कि जी नॉन फाइलर्स को जो है वो ट्रैवल भी ना करने दिया जाए इंटरनेशनल। मैं समझता हूँ कि नहीं, एक सेकंड, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। आप जिस खत्ते में बैठे हैं ना, मुझे बताइए कि क्या वहां पे नॉन फाइलर नाम की कोई चीज है जो आप ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर को ट्रैवल भी नहीं कर सकता? बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि फाइलर और नॉन फाइलर का तो ये मुझे समझ ही नहीं आता। हर आदमी ने अपना टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से देना ही देना होता है। पाकिस्तान में जरूरत इस अमर की है कि टैक्स जो है उसकी कलेक्शन के लिए
जो है ना वो बाकायदा एक तरीका कार जो है वो उसको इम्प्रोवाइज किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। हाँ। ये नॉन फाइलर और फाइलर वाकई मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि नॉन फाइलर होना क्या चीज है। तो नहीं, अब आप बताइए ना कि आपको अफसोस क्यों है फिर कि अगर नॉन फाइलर जो है वो मैं ये समझता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ इमरान साहब, अफसोस इस चीज का है कि इससे क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, इससे एक तरह से एक नया आपने जो है ना जो रास्ता बना दिया करप्शन के लिए या उनके लिए, जो बाईजी आप जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या दूसरे जो लोग हैं, मेरा ख्याल ये है कि एक बार सबको फाइलर किया जाए। फाइलर होना तो कोई गलत बात नहीं है, यही तो चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तान, मेरे भाई, यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, अभी तो आप फाइलर और नॉन फाइलर को रो रहे थे ना, अब एक और नई चीज आ गई है, लेट फाइलर्स। अब इसको भी जरा जोड़ लें। एग्जैक्टली। और फिर देखें बात ये कि क्या ये गवर्नमेंट जो है किस तरह के इंसेंटिव्स देगी ओवरसीज को फाइलर होने पे, ये भी वाज़ेह होना चाहिए। जैसे मैं अब आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी चीजें जैसे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के हवाले से है या डायरेक्ट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, अभी तक वो जो रेड लाइंस हैं या रेड टेप्स हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानी तो इन्वेस्टमेंट से डरता है पाकिस्तान में। जबकि अगर इन रेड टेप्स को खत्म किया जाए, डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ओवरसीज ज्यादा अच्छे तरीके से पुरअसर और तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसे को बनाता है, पैसा पैसे को बनाता है। ओवरसीज जो हैं वो आरडीए के अंदर भी भेज रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी भेज रहे हैं, वहां उनको पता है कि उनको मुनाफा मिल रहा है तो वो वहां पर भेज रहे हैं। मतलब ये दोनों साइड की चीजें देखें, जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो अवेल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेज रहे हैं। फिर दूसरा ये मुझे बताइए कि जरा पॉलिटिकल डायमेंशन की तरफ इस पे आते हैं कि कल ऐसा भी हुआ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो गए नहीं बजट इजलास के अंदर, बजट प्रेजेंट जब हो रहा था। तो इस मूव को किस तरह से देखा जा रहा है? पीपल्स पार्टी अपने आप को एक फासला कर रही है हुकूमत से इस मुआशी इक़दामात के हवाले से? पीपल्स पार्टी ने देखे पिछले जब 16 माह की हुकूमत थी, जो पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी हर जगह पे ये कहा कि मुआशी पॉलिसियों में तो हम दखल अंदाजी नहीं करते हैं, ये शहबाज शरीफ और इसहाक डार की पॉलिसी है। इसी तरह इस चीज को इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक इस चीज को बाय नहीं करती है, पब्लिक इस चीज को नहीं मानती है कि जी आप इक्तदार में भी रहें, आप सदारत की कुर्सी पे भी हों, आप चेयरमैन सेनेट भी बन जाएं, आप अपनी मर्जी के जो रियासती जो इख्तियारात हैं वो तो ले लें, लेकिन फिर कहेंगे कि हमारा हुकूमत की कारकर्दगी से ताल्लुक नहीं है या मईशत से ताल्लुक नहीं है। और जब आपको लगे कि जी कोरम पूरा नहीं है तो आप उसी वक्त अपने मेंबरान को भेज के कोरम भी पूरा करवा दें। सो मैं समझता हूँ कि विकेट के दोनों तरफ खेलने से पीपल्स पार्टी कोई बहुत ज्यादा फायदा पब्लिकली नहीं उठा सकती है। यानी वो आप ये कह रहे हैं कि स्मार्ट प्ले, पीपल्स पार्टी का स्मार्ट प्ले है इस वक्त, विकेट्स के दोनों तरफ वो खेल रही है, लेकिन आगे चल के उनको इसका नुकसान हो सकता है। आगे किसने देखा है सर? इस मुल्क में क्या से क्या हो गया है? इस मुल्क में क्या से क्या? हाँ ऐसे ही है इमरान साहब, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हो नहीं सकता ना कि आप अवाम को हर बार अवाम की आंखों में धूल झोंके कि जी मईशत तो इनकी वजह से तबाह हुई है, हम तो वैसे ही साथ खड़े थे। भाई आप क्यों साथ खड़े हैं? अगर आप उनके फैसलों के साथ नहीं है तो फिर आप साथ खड़े ना हो। देखें पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल ये है कि इस बार चूज करना पड़ेगा कि या तो स्ट्रेट अवे सारा जो बर्डन है कैपिटल लॉस मुस्लिम लीग नवाज का हुआ वो अब पीपल्स पार्टी का होना शुरू हो जाएगा, या तो उसको ऑन करे और या फिर खुल के कह दीजिए कि हम नहीं है साथ और ये हुकूमत जो है वो अपने नंबर पूरे करे। बाकी कि दोनों तरफ से देखें, अभी जब हम मौलाना फजलुर रहमान से मिलने चले गए हैं, शहबाज शरीफ और ये दूसरी चीजें हो रही हैं, इससे एक बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। हाँ। और पीपल्स पार्टी अगर बहालत मजबूरी साथ चल रही है तो पीपल्स पार्टी को खुल के बिलावल साहब को, जरदारी साहब को खुल के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अवाम का जो एतमाद है वो मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी होगी उतना बेहतर तरीके से बहाल होगा। अच्छा, हमारे जो मसाइल है सर, हमारे मसाइल का हल भी है, ऐसा मसला नहीं है कि हमारे मुआशी मसाइल का हल नहीं है। यही सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठी जो एग्रीकल्चरल लॉबी है, अगर उसको कायल करें या फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूली के ऊपर आ जाए, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक अज़्म करें तो ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस मर्तबा के बजट में भी वही फाइलर, नॉन फाइलर, फिर लेट फाइलर, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बाबा, जिसको आपने टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है, आप मुझे बताइए कि लंदन में कितने लोग हैं जो खुशी खुशी टैक्स देते हैं?
दुनिया में कोई नहीं देता, सबसे टैक्स वसूल किया जाता है। एक सिस्टम है ना, तो यहाँ पे सिस्टम क्यों नहीं बनाते ये पॉलिटिकल पार्टीज? यही देखे, इनके अपने अपने मुफादात हैं, इनके अपने अपने अंदर माफियाज हैं जो अपने अपने अंतही काम करते हैं, और इसीलिए वो टैक्सेशन उस अंदाज में कलेक्शन ना देने को राजी है, ना होने देते हैं। वरना पाकिस्तान में दो चीजें अगर कर लेना, एक एग्रीकल्चर टैक्स को रिफॉर्म करके बेहतर करें, और एक ये जो दुकानदार है जिससे हजारों लाखों दुकानें हैं जिनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, वो कारोबार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एशिया की बड़ी बड़ी क्लॉथ मार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, यार मतलब मैं हैरान होता हूँ, अगर ये एक दुकान से 2000 रुपए महीने का भी टैक्स वसूल करने लग जाए तो इनका सारा बजट डेफिसिट रिकवर हो सकता है। क्यों कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती? क्योंकि ये पॉलिटिकली प्रेशर में होते हैं, इनके अपने गेन्स होते हैं। जब तक ये अपने गेन्स से हटकर फैसले नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। टैक्स कलेक्शन के लिए सिर्फ तनख्वाहदार तबके को टारगेट करना कोई हल नहीं है। तनख्वाहदार तबका या पेंशन वाले या दूसरे, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरी चीज सर वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। आपने सैलरीड क्लास की बात की। हर साल हर बजट में सरकारी मुलाजमीन जो है उनको नवाजा जाता है। इस मरतबा भी आप देख लें, ये प्राइवेट सेक्टर किधर है? आप एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, फिर दूसरा उस हिसाब से बढ़ती नहीं है, तीसरी चीज आप इन्फ्लेशन को देखें, चौथी चीज आप उनके ऊपर टैक्सों का बोझ लाद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे ज्यादती की बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मनमानी करता है। जो सेठ है, जो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट क्लास है, उसके अंदर भी एम्प्लॉय के ऊपर तो टैक्स फौरन लागू कर दिया जाता है, ना तो उसको उसका कोई बेनिफिट दिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है कि जो प्राइवेट मुलाजिम टैक्स दे रहा है उसको किसी तरह की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट से। ओके, लास्ट एक सवाल सर लास्ट सवाल ये रखूंगा कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हुकूमत का बहुत ज्यादा फोकस है और पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत के पास है नहीं, तो ये जितनी भी चीजें हम सुन रहे हैं ये आइडियली बस सुन रहे हैं। आगे चल के क्या हो सकती है? पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है प्राइवेटाइजेशन के काउंटर के ऊपर कि नहीं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन ही हर वक्त पॉलिटिकल एक स्टंट बनता है, वरना प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से होती है, ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। पाकिस्तान का मसला तो यह है कि जब भी किसी चीज की प्राइवेटाइजेशन का बात आता है, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं जी कि इनको अंडर हैंड डील दी जा रही है, किसी के साथ सौदा हो रहा है। जब तक इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, जब तक पॉलिटिकल गेन की बेस पे प्राइवेटाइजेशन होगी, ना आवाम को एतमाद होगा और बिल्कुल लोगों के तहफ्फुज़ात होंगे। प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, वाहिद हल ही प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन ट्रांसपेरेंट एंड नॉन पॉलिटिकल। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि जो बातें कर रहे हैं इन प्रिंसिपल ऐसे ही होना चाहिए। इकॉनमी को डिसिप्लिन होना चाहिए, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।